नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, सोस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी एंड पीस स्टडीज, MGPS, हिंदी। सेकंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण। इकाई 4 संघर्ष मूल्यांकन और पूर्वानुमान 4.1 प्रस्तावना। मानव संघर्ष, आक्रमण, युद्ध, हिंसा आदि में प्रायः उलझता रहता है, जो कि मनुष्य की परिस्थितियों के अनुकूल लगता है। इसके साथ ही जिस समय से संघर्ष होते रहे हैं, उस समय मनुष्य ने उसके आपस में परिणामों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्रयास किए हैं। संधि, युद्ध विराम, समझौते और से ही हाथ मिलाना आदि संघर्ष के नकारात्मक परिणामों को कम करने के कुछ मनुष्य के प्रयासों के चिन्ह हैं। इन नकारात्मक परिणामों को कम करने के कुछ प्रयास अन्य प्रयासों से बेहतर सिद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्षण के हाथ मिलाने और एक क्षमा करने की प्रार्थना से ही सप्ताहों से चल रही शत्रुता समाप्त हो जाती है, जबकि कभी कभी ऐसे ही एक हाथ मिलाने या क्षमायाचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष मूल्यांकन यही समझाने का प्रयास करता है कि क्यों लोग संघर्ष में उलझते हैं और किस प्रकार संघर्ष का समाधान किया जा सकता है। संघर्ष मूल्यांकन को आज शैक्षिक अध्ययन का एक वैध एवं महत्वपूर्ण विषय माना जाता है या उसे स्वीकार कर लिए हैं। संघर्ष मूल्यांकन के अध्ययन का समर्थन प्रतिदिन उभरता या विकसित हो रहा है। युद्धोत्तर युग में घरेलू हिंसा का बढ़ना, परमाणु संचय का जन्म और वृद्धि और यथापूर्ण स्थिति के प्रति बढ़ते असंतोष आदि अन्य अनेक चिंताएं संघर्ष के समाधान की आवश्यकता की प्रेरणा देते हैं। आधुनिक काल की इन बुराइयों से पहले भी हालांकि मानवता संघर्ष का पथ से बंधी हुई थी। जैसा कि गलब्रेथ 1996 प्री 3 टिप्पणी करते हैं कि प्रकृति, इतिहास एवं मस्तिष्क की गहराई में बैठे विचारों का दबाव रहता है। संघर्ष मूल्यांकन का अधिकतर ध्यान संघर्ष से निपटने के तकनीकों एवं तरीकों पर ही रहा है। प्रमुखतः एक अभिकर्ता या सामना करने के एक नियमित वास्तविक संसार पर मनुष्य अभिकर्ताओं के समूह पर ध्यान केंद्रित रहा है, जो अंतर्वैयक्तिक, संगठनात्मक एवं सामुदायिक संघर्षों का समाधान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष मूल्यांकन भी तीक्ष्ण केंद्रीकरण का क्षेत्र बन रहा है, लेकिन यह कार्य प्रमुखतः संयुक्त राष्ट्र के कूटनीतिज्ञों एवं कर्ताओं पर छोड़ दिया गया है। संघर्ष मूल्यांकन विषयक साहित्य कैसे किया जाए के सवाल पर केंद्रित है, जबकि स्थिति विषयक एवं प्रासंगिक विषयों पर कम ध्यान दिया गया है। फिर भी संघर्ष मूल्यांकन के प्रति अधिक संगठित एवं परिपक्व दृष्टिकोण के लिए इन संदर्भों एवं परिस्थितियों की जांच होना आवश्यक है। मूल्यांकन में बाधा डालने वाले कारकों के परीक्षण के बिना उन सामाजिक संघर्षों के कोई प्रभावी एवं दीर्घकालीन समाधान के प्रयास संभव नहीं है, जिनका सामना हम आज कर रहे हैं। प्रस्तुत इकाई विद्यार्थियों को संघर्ष मूल्यांकन के अध्ययन में पाए जाने वाले विचारों से परिचित कराना है। दूसरे, यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि कभी संघर्ष की परिस्थिति पर पड़ रहे सामाजिक एवं संरचनात्मक दबावों को नजरअंदाज किया जाएगा, जब संघर्ष मूल्यांकन अधूरा ही रहेगा। संघर्ष किसी शून्य के भीतर नहीं उठता है। संघर्ष मूल्यांकन की पाठ्य सामग्रियां कल्पना एवं सर्जनात्मक वैकल्पिक प्रजनन, कमजोरों का सशक्तिकरण और शांतिपूर्ण परिवर्तन की खोज पर अधिक बल डालता है। फिर भी विकल्पों की खोज, सशक्तिकरण एवं अहिंसा आदि सामाजिक एवं संरचनात्मक संदर्भ के भीतर आते हैं। समस्याओं का निवारण एवं संघर्ष विघटन को सामाजिक वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विद्वान जब यह विचार रखते हैं कि संघर्ष का समाधान चाहने वाले लोग समस्या पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उस व्यक्ति पर जिससे कि उनका संघर्ष है,
तो वे संघर्ष की प्रकृति को लेकर कुछ अत्यंत तथ्यपूर्ण परंतु हानिकारक धारणाओं को सामने रखते हैं। एक किसान मजदूर औरत जिसके परिवार को उसके प्रतिद्वंद्वी जाति के लोगों ने मार डाला है, इसके लिए एक व्यक्ति को इस समस्या से अलग करके देख पाना या उसे देखने की चाह रखना मुश्किल है। उसके लिए दूसरी जाति के सारे लोग ही समस्या है। अक्सर यही वह सच्चाई होती है जहां कई लोग स्वयं संघर्ष के समाधानकर्ता बन जाते हैं। एक व्यक्ति यह चाहेगा कि वह मजदूर औरत यह देखे कि उसकी समस्या उन लोगों से नहीं है जिनसे वह इतनी घृणा करती है, बल्कि अपूर्ण जरूरतों, छुपे हुए इरादों आदि से है। परंतु अर्थ का यह परिवर्तन कर देना मुश्किल भी है और इस पर सही गलत का प्रश्न चिन्ह भी उठता है। प्रश्न यह उठता है कि अपने शत्रुओं के प्रति उसकी घृणा का स्थान कौन सी चीज ले सकती है। उसे कौन सी मानसिक, सामाजिक या अन्य विचारों को आत्मसात करने के लिए मनाया जा सकता है। उसके शत्रु के अस्तित्व और स्थान के विषय से उसकी दृष्टि को हटाकर तीसरा दल अनजाने में उसके लिए एक नए और अधिक शक्तिशाली शत्रु का निर्माण भी कर सकता है। इसके बाद फिर से अर्थ का स्थानांतरण ही एक युक्तियुक्त उपाय रह जाता है जिससे तीसरा दल इस संघर्ष को तोड़ सके। अगर विघटन एक गंभीर लक्ष्य है तो किसी भी तीसरे दल को इस जोखिम का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार लक्ष्य यह है कि संघर्ष मूल्यांकन का एक चित्र अनेक सामाजिक एवं संरचनात्मक दबावों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए। अंतिम परिणाम यह है कि संघर्ष मूल्यांकन को जिस रूप में कभी कभी प्रस्तुत किया जाता है वह उससे अधिक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप संघर्ष मूल्यांकन का अर्थ एवं महत्व समझ सकेंगे और संघर्ष मूल्यांकन की कमियों एवं चुनौतियों के बारे में जान सकेंगे। 4.2 संघर्ष मूल्यांकन का एक सरल विचार। संघर्ष मूल्यांकन को एक चक्रीय रूप में ही प्रमुखतः से लिया जाता है। चित्र 1 को देखें। संघर्ष मूल्यांकन का प्रयोग करने के विचार करने वाले अधिकतर लोग या संस्थान यह प्रश्न पूछने के बाद ही संघर्ष मूल्यांकन करता है कि क्या यह एक अच्छा संघर्ष है। अच्छा की जगह कार्यात्मक, मूल्यवान, लाभदायक, उपयोगी, समर्थनीय आदि शब्द भी रखे जा सकते हैं। परंतु मुख्य बात वही है कि संघर्ष का समाधान करने का निर्णय एक मूल्य केंद्रित चुनाव और आत्मगत है, बल्कि अपने मूल उसूलों से प्रेरित दिखने वाली कंपनियां भी हस्तक्षेप करने से पहले इस बारे में मूल्य केंद्रित चुनाव भी करेंगे कि वह कब तक घाटा उठा सकते हैं। कुछ कंपनियां लंबे समय तक घाटा उठाते रहेंगी अगर किसी संघर्ष का कोई वांछित फल निकल रहा हो। यह स्थिति अभिलाक्षणिकता के प्रश्न की ओर इंगित करती है, अर्थात किसी संघर्ष से सामना होने पर और मूल्यांकन की संभावना होने पर पार्टियां पूछती हैं, क्या यह कार्यात्मक है? इसका उत्तर वस्तुगत प्रासंगिकीकरण के चोगे में लिपटे होने के बावजूद आखिरकार आत्मसात और मूल्य भाटाक्रांत होता है। यह निर्णय करने के बाद, चाहे किसी भी कारण से रहा हो कि संघर्ष कार्यात्मक नहीं है, पार्टियां एवं हस्तक्षेपी पूछेंगे, इस संघर्ष को गति देने वाले स्रोत कौन से हैं? यह प्रश्न सामान्यतः किसी अस्तित्वात्मक ढंग से नहीं पूछा जाता, बल्कि यह बहुत व्यावहारिक एवं लक्ष्य केंद्रित प्रश्न है। इसे पुनः इसी रूप में पूछा जा सकता है, इस संघर्ष के स्रोत कौन कौन से हैं जिन्हें मुझे जानना चाहिए ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं। किसी भी संघर्ष या समस्या में उस संघर्ष के विषय में अनेक संभावित जानकारियां होती हैं। समस्या निदान के लिए आवश्यक विभिन्न जानकारियों को साइमन ने एक परिबद्ध बुद्धिवाद के भीतर होने की बात की है, जहां समस्या के विषय में व्यक्ति वहीं तक जानकारी चाहता है जितना कि समस्या निदान के लिए आवश्यक होता है। साइमन 1957। परिबद्ध बुद्धिवाद का संघर्ष के स्रोतों के विषय में जितना विचार करता है, वास्तव में यह स्रोत उससे कहीं अधिक गहरे हैं।
संघर्ष के स्रोतों के विषय में काफी लिखा जा चुका है। कुछ लोग यह कहते हैं कि संघर्ष मनुष्य की प्रकृति में है और मनुष्य के भीतर निहित हैं। कुछ लोग यह भी बहस करते हैं कि मनुष्य सामाजिक ज्ञान और प्रभावों के पढ़ने के बाद संघर्षों में पड़ते हैं। परंतु कारणों की खोज करते समय ऐसे बहुत से कठिन प्रश्न उठते हैं। क्या संघर्ष को एक या दो कारणों तक घटाया जा सकता है? हस्तक्षेपी या संघर्ष में हिस्सा लेने वाले को कारण का पता कैसे चले? कारण का पता लगने से क्या आवश्यक है कि समाधान या विघटन आसान हो जाएगा? हालांकि संघर्ष के कारणों का पता लगाना समस्याओं से भरा हुआ कार्य है, व्यावहारिक तरीकों में हस्तक्षेपी या पक्ष संघर्ष दोनों ही या तो कारणों को पहचान लेते हैं या प्रासंगिक कारणों को जान लेते हैं या कारणों को तर्क बुद्धिप्रक जानकर आगे बढ़ जाते हैं। अवसर पार्टियों एवं हस्तक्षेपियों को यह प्रश्न करना चाहिए कि समाधानों के सरलीकरण के लिए आवश्यक या पर्याप्त परिस्थितियां हैं क्या हैं अथवा है कि नहीं। ये परिस्थितियां हैं अवसर, क्षमता और संकल्प। संघर्ष के समाधान के लिए अवसर का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, संघर्ष के समाधान के लिए समय अवसर होना चाहिए। एक कार्यस्थल आदि में अगर मालिक पार्टियों या संघर्षकर्ताओं को अपने संघर्ष की चर्चा करने का समय नहीं देता तो समाधान का अवसर कम या बिल्कुल नहीं होता है। संक्षिप्त अवसरों के स्रोत कई भिन्न स्थानों में मिलते हैं, जो कि अंतः एवं अंतर्वैयक्तिक स्रोतों को लेकर अवसरों पर सामाजिक एवं सामाजिक परिसीमन में होते हैं। मालिक के साथ कड़वे संबंध अवसरों पर मंडराता अंतर्वैयक्तिक दबाव दर्शाता है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी पार्थक्य सामाजिक स्रोत का प्रतीक है। क्षमता संघर्ष के समाधान के लिए दूसरी शर्त है समाधान या विघटन करने की क्षमता। जो लोग संघर्ष में हैं, उनमें समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात समाधान करने के लिए उनके पास कौशल और साधन होने चाहिए। इसलिए अक्सर संचार को संघर्ष मूल्यांकन का केंद्र होने का दर्जा दिया जाता है। प्रायः लोग समाधान संचार से भ्रमित रहते हैं, फिर भी आवश्यक नहीं है कि संचार से समाधान हो जाए, क्योंकि अगर संघर्षकर्ता पार्टियां संघर्ष का व्यवहार करके विरोधी आचरण का संचार करते हैं तो लगता है कि संचार वास्तव में संघर्ष को कम करने के बजाय बढ़ाता है। इस तरह से संघर्ष का समाधान नहीं होता है। संकल्प संघर्ष समाधान की अंतिम शर्त है संकल्प या इरादा। जब तक मूल्यांकन में भाग लेने की इच्छा नहीं होगी तब तक संघर्ष होता रहेगा। यह इच्छा मानवीय परिदृश्य, थकावट या अन्य स्रोतों से प्रेरित हो सकती है। संघर्ष समाधान की इच्छा या नवाचार करने की इच्छा या संकल्प आवश्यक नहीं है कि सद्भावना से ही प्रेरित हुई हो। संघर्ष पार्टियों का एक दूसरे की तरफ सद्भाव या कोमल भाव सहृदय का होना भी आवश्यक नहीं, वे लड़ाई से थके हुए भी हो सकते हैं। प्रेरणा चाहे कोई भी हो, पार्टियों में समाधान करने का संकल्प होना चाहिए। अगर संकल्प की शर्त है, अवसर और क्षमता नहीं है, तो इसके अनेक परिणाम हो सकते हैं। एक संभव विकल्प यह हो सकता है कि ऐसी स्थिति में भी संघर्ष मूल्यांकन के प्रयास किए जाते हों। हालांकि इसमें निःसंदेह असफलता ही हाथ लगेगी। दूसरा विकल्प यह है कि संघर्ष का समाधान करने वाले समाधान करने में आ रही कुछ समस्याओं को देखकर ऐसा करना छोड़ सकते हैं। तीसरा संभव विकल्प है कि इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ औपचारिक कदम उठाए जाएं। जैसे कार्यस्थल में मालिक को इस बात के लिए मनाया जाए कि वह अपने कर्मचारियों को समय निकालकर किसी संघर्ष का समाधान करने का प्रयास करने का अवसर दे। मालिक को मनाने के तरीकों में किसी हस्तक्षेपी के कार्यालय की मदद ली जा सकती है या हड़ताल आदि के माध्यम से मनाया जा सकता है। जिन पार्टियों में संप्रेषण का कौशल नहीं है, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, या जिनके पास साधन नहीं है, उन्हें अन्य शक्तिशाली पार्टियों से मिलाकर सशक्त किया जाए या अन्य संघर्षशील पार्टियों की शक्ति को रोका जाए या उन्हें बाधित किया जाए।
अंततः जिनमें संकल्प नहीं है अथवा कभी उन्हें अन्य तरीकों से भी मनाया जा सकता है, जैसे नैतिक प्रत्यायन या हिंसा का प्रयोग भी किया जा सकता है। संघर्ष को अगर बड़े अर्थ में समझा जाए तो स्पष्ट रूप से समस्याएं आती हैं। उदाहरण के लिए जैसे पूरे समाज के संघर्ष मूल्यांकन कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसी कमजोर पार्टी के साधनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि संघर्ष होने पर अपने वीटो का प्रयोग कर सकें। अंततः अगर कोई पार्टी निंदा, घृणा और नफरत से इतनी भरी हुई है कि एक ही पार्टी के निंदा या विद्वेष के ऊपर समग्र संस्कृति का निर्धारण करना चाहती, तो संघर्ष समाधान का संकल्प कैसे पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि आगे बढ़ने से पहले इन आवश्यक और पर्याप्त परिस्थितियों का किस हद तक जवाब देना आवश्यक है। सामूहिक संघर्ष में क्या पूरे समूह के पास अवसर, क्षमता और संकल्प होना आवश्यक है या केवल मार्गदर्शन के लिए नेतृत्व ही काफी है? कितनी क्षमता आवश्यक है? क्या वार्ता के लिए उनमें पर्याप्त क्षमता की आवश्यकता है, जबकि उनको हानि उठानी भी पड़ सकती है? या फिर उन्हें अधिक क्षमता चाहिए? किसी पार्टी के पास कितनी क्षमता है, इसका पता कैसे चले? वियतनाम युद्ध को लड़ते समय अमेरिका के पास काफी क्षमता थी, ऐसा लगता था, परंतु इतिहास इसे गलत साबित करता है। इस युद्ध में अमेरिका का अनुमान गलत निकला था। क्षमता का कोई सटीक और अर्थपूर्ण माप नहीं है, इसलिए क्षमता के विषय में निर्णय कच्चा ही रहेगा। यही कठिनाई अवसर के विषय के आसपास भी दिखती है कि अवसर की भी सटीक माप क्या हो सकती है, यह विवादास्पद विषय है। फिर भी सटीक माप के न होने से या उपायों के लक्ष्यों को ही अन्वेषक या अभिकर्ताओं को इन घटकों की जांच करने से नहीं रोकना चाहिए। 4.3 संघर्ष समाधान की पद्धतियां। प्रत्येक पार्टी के अवसर, क्षमताएं एवं संकल्प को जांचने के बाद संघर्ष समाधान की यह पहचान करने की दिशा की ओर व्यक्ति बढ़ता है। ये पद्धतियां सामान्यतः ज्ञात एवं सूचीबद्ध होती हैं। इनमें समयोक्ता वार्ता, मध्यस्थता और सरलीकरण आदि शामिल हैं। फिर भी प्रत्येक पद्धति को भिन्न स्थितियों में प्रयोग करने के लिए बनाया जाता है, यदि जानबूझकर नहीं तो कम से कम हस्तक्षेपियों के अप्रत्यक्ष धारणाओं के द्वारा किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं में प्रयोग करने एवं पार्टियों के विचारों का यथार्थ जीवन के कार्यों के साथ गठन आवश्यक और संघर्ष यह मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। संघर्ष मूल्यांकन का प्रमुख प्रश्न यह है कि सामान्य तौर पर मनुष्य के व्यवहार के सिद्धांत और विशेष तौर पर संघर्ष समाधान के सिद्धांत किस प्रकार आचार या व्यवहार से बंधे होते हैं। यही संघर्ष मूल्यांकन का केंद्रीय प्रश्न। सिद्धांत और क्रिया बटा कर्म के बीच का जुड़ाव सामाजिक एवं संरचनात्मक घटकों से गहराई से प्रभावित होते हैं। विश्वास, नैतिक मूल्य, संस्कृति एवं संस्कार आदि सब न केवल किसी की सोच पर बल्कि क्रिया पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए संघर्ष के समाधान की कई पद्धतियां होती हैं, फिर भी वे वहीं तक सीमित रहती हैं जिस क्षेत्र में वे परिचालित होती हैं। 4.4 संघर्ष मूल्यांकन की सीमाएं। संघर्ष मूल्यांकन पर आधारित अनेक पाठ्य सामग्री मौजूद हैं, जो कि समाधान के लिए सलाह मार्गदर्शन देती हैं, एक सीमित ढांचे तक ही अपने विषय को रखते हैं। अक्सर यही लगता है कि संघर्ष से निपटने की प्रक्रियाएं इसी ढांचे द्वारा दबा दी जाती हैं। उदाहरण के लिए, उस सीमित ढांचे की आवश्यकता की जांच करने के बजाय संघर्ष के अनेक प्रकारों पर मध्यस्थता लागू कर दी जाती है, यह सोचे बिना कि यह ठीक है या नहीं, उपयोगी या उपयुक्त होगी या नहीं। इसके अतिरिक्त इस विषय की एक और सीमा है जो संस्कृति में पाई जाती है। इस प्रकार की पद्धतियां जैसे कि मध्यस्थता या सरलीकरण कुछ प्रस्तुत संस्कृतियों के विषय में ठीक नहीं भी तो सकती हैं। यह सरल बिंदु नहीं, हालांकि
संघर्ष मूल्यांकन के विषय में लिखित पाठ्य सामग्रियों में चर्चित नहीं होती हैं। फिर भी उदाहरण के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट सी बात लगेगी कि जिन संस्कृतियों में संघर्ष के विषय में सीधे सीधे बात करना ठीक नहीं माना जाता, वहां पश्चिमी पद्धतियां तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती हैं। जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है कि वह स्पष्ट है, संघर्ष मूल्यांकन में आखिरी कार्य समाधान के लिए विधि या तरीके से लौटकर मूल्यांकन करने की होती है कि संघर्ष कार्यात्मक है या नहीं। एक बार फिर यह कदाचित इस प्रक्रिया का सबसे अधिक नैतिक मूल्य से लदा तत्व है जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। एक व्यक्ति का दुष्क्रियात्मक संघर्ष दूसरे के लिए कार्यात्मक प्रक्रिया हो सकती है। यह अधिकतर संघर्षकर्ताओं की दृष्टि, परिप्रेक्ष्य, नैतिक मूल्य एवं विश्वासों पर निर्भर करती है। इसी प्रकार समाधान क्रिया की कार्यात्मकता अधिकतर संघर्षकर्ताओं के मूल्यों, विश्वासों और दृष्टि पर निर्भर करती है। अंतिम विश्लेषण में यहाँ संघर्ष मूल्यांकन के विषय में एक बहुत विषमूलक विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। संघर्ष समाधान की पद्धतियों को समर्थन करने के बजाय, जैसा कि कई सारी पाठ्य सामग्रियों में किया जाता है, यहाँ संघर्ष समाधान पर प्रभाव डालने वाले घटकों की चर्चा अधिक की जा रही है। इस तर्क के मूल में यह विचार या मान्यता है कि संघर्ष का समाधान सरल कार्य नहीं है। अगर वह सरल होता तो शायद ऐसा कार्य कई बार होना चाहिए था। जबकि वर्गीय, नृजातीय, लिंग संबंधी और राष्ट्रवादी संघर्ष जो कि सदियों से चलते आ रहे हैं, उनको देखकर मनुष्य उनके समाधान के प्रति एक तीव्र निराशा का अनुभव करता है। फिर भी अभी तक समाधान के प्रति सकारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में हालांकि यहाँ उल्लेखित कुछ चीजें ही मौजूद रहती हैं। उदाहरण के लिए, संघर्ष मूल्यांकन में आवश्यक और पर्याप्त शर्तों की कुछ हद तक संतुष्टि प्रगति होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही लोगों के बीच जो गहरी ऐतिहासिक शत्रुता है, वह भी अभ्यासकर्ताओं को संघर्ष मूल्यांकन में और उनके सामने खड़ी समस्याओं को समझने में काफी अच्छी मदद मिल सकती है। संघर्ष मूल्यांकन और इसके विरोध के अध्ययन में सबसे बड़ी एक कठिनाई है इसकी समाज और संरचना में मौजूद बाधाएं हैं। कोई कैसे संघर्ष तक पहुंच सकता है? संघर्ष मूल्यांकन के अधिकतर विद्यार्थी चिकित्सकीय स्थानांतरण, अल्प अवलोकन सत्र और कार्यानुसंधान परियोजना के माध्यम से अस्थायी पहुंच का अनुमान करते हैं। जबकि यह सही दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है, वास्तव में संघर्ष के गूढ़ स्वभाव पर नियंत्रण करके ही सही रूप में आना थोड़ा अपर्याप्त है। संघर्ष विश्लेषण के अध्ययन में सबसे प्रमुख कठिनाई किसी लंबी अवधि तक और सतत दिशा में संघर्ष की आशंका का असाधारण सहन करना होता है। विद्यार्थी धमकियों, हिंसक घटनाओं के कष्ट को सह सकते हैं, लेकिन तब वे हार जाते हैं और वे अपने घर चले जाते हैं तथा आशापूर्वक व्यापक सूचना प्राप्त करते हैं। अभी तक संघर्ष करने के लिए गोष्ठियों को इस तरह की विलासितापूर्ण सुविधाएं नहीं मिलती थी। यह उनको प्रस्तुत करना होता है जो कुछ असली समस्याओं के साथ संघर्ष मूल्यांकन शोध को संचालित करते हैं। एक समझ को विकसित करना कुछ नहीं प्राप्त करने से अधिक अच्छा हो सकता है, लेकिन तब पुनः किसी एक समझ से संबंधित अस्पष्ट विचार कुछ अति गंभीर गलतियों को जन्म देने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, जो कुछ स्पष्ट और मूर्ख लोगों के लिए विरोध के रूप में हो सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि किसी एक विषय में पर्याप्त ज्ञान रखना खतरनाक हो सकता है। यह पद्धति समझने की समस्या का अभी सबसे अच्छा जवाब प्रतीत होता है। भले ही इससे बेहतर स्थिति शायद आगे बनाई जा सकती हैं। विद्यार्थियों की सहायता की संभव पद्धति संघर्षों को समझते हुए एक अच्छी पृष्ठभूमि की सूचना प्रदान करना है, जहां संभावित खतरे दृष्टिगोचर हो सकते हैं। 4.5 आगे आने वाली चुनौतियां।
कुछ प्रश्न और चुनौतियां जिनका संघर्ष समाधान के समय सिद्धांतवादी, शोधार्थी और व्यावसायिक आगे आने वाले वर्षों में सामना करेंगे, वे निम्न प्रकार हैं। 4 मई 2001। तत्परता। पहला प्रश्न यह है कि व्यक्ति, समूह और राष्ट्र में बढ़ते हुए संघर्ष के विश्लेषण को सकारात्मक रूप में किस प्रकार से बढ़ाने के लिए कैसी तैयारी कर सकते हैं। लोग और संस्थान कभी-कभी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं। वर्तमान समय में कई लोगों और संस्थानों में संघर्ष मूल्यांकन के लिए प्रतिस्पर्धी और रक्षा संबंधी एकीकृत दृष्टिकोण गहरे रूप में जमे हुए होते हैं। सहयोगी एकीकृत दृष्टिकोण उनके लिए नए ढंग से सोचने और कार्य करने की पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सहयोगात्मक दृष्टिकोण साधारण तौर पर परिवारों में मीडिया के द्वारा और खेल व्यापार तथा सरकार के हमारे कई नेताओं के द्वारा आदर्शात्मक विरोध के विश्लेषण के प्रचलित प्रतियोगी शैली के विरुद्ध जाते हैं। पहला कार्य जो अक्सर होता है, सामान्य तौर पर लोगों को जागरूक करना कि जब संघर्ष में संघर्ष करने या पलायन करने की स्थिति हो, तब अन्य की अपेक्षा उनके पास अनेक विकल्प होते हैं। बड़े पैमाने पर संघर्ष समाधान को प्राप्त करने के प्रयासों में अधिकतर प्रारंभिक प्रशिक्षण और कार्यशाला होती हैं, जिससे लोगों को उनके स्वयं के संघर्ष में प्रतियोगी या त्याग की प्रवृत्ति के विषय में जागरूक बनाया जा सके। और तथ्य यह है कि उपलब्ध विकल्पों की विस्तृत सूची उनके पास होनी चाहिए। इन शैक्षिक अनुभवों के लिए सफल हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि वे विद्यार्थियों को कुछ नया प्रयोग करने और संघर्ष विश्लेषण को शुरू करने की आवश्यकता योग्यता को विकसित करने के लिए प्रभावी ढंग से जोड़े और उन्हें पर्याप्त रूप से प्रेरित करना चाहिए। तत्परता के संबंध के साथ एक अलग किंतु संबंधित चिंतन संघर्ष में शामिल विवादित विषयों के लिए प्रामाणिक तत्परता के एक भाग को मूल्यांकित एवं उत्पन्न करने की योग्यता के साथ करना होगा। सहयोगात्मक समझौता एवं ध्यान स्वैच्छिक प्रक्रिया हैं जो इच्छानुसार उनमें विवादों को जोड़ने की मांग करती हैं, अगर वे एक दूसरे की आवश्यकता को समझने और समझौता तक पहुंचने की दिशा में वास्तविक प्रगति कर रहे हैं। समय पर समझौते की प्रक्रिया के दौरान विवाद सहयोगी अधिनियम हो सकता है, जबकि एक बार समझौते तक पहुंच जाने के पश्चात आगे कोई इरादा नहीं रखते हों आय अनुकरणीय सहयोगी शांति प्रक्रिया, जो कार्यान्वयन पर अलग हो गई थी क्योंकि पार्टियां समझौते पर मुकर गई थी। सन 1990 के दशक के मध्य में कंबोडियन शांति समझौते पर घटित होगा, उस समय ऐसा विचार किया गया था। इस तरह से उत्पन्न विवादों पर सहयोग और शांति को बनाए रखने की वास्तविक इच्छा और आकलन के बेहतर तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता पर कार्य किया जाना चाहिए। व्यवस्था को भी अवश्य तत्पर होना चाहिए। शोध यह दिखाते हैं कि जब तक विद्यालयों और जिलों को पूर्ण रूप से प्रारंभिक परिवर्तनों को समाविष्ट करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक संघर्ष समाधान के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम असफल ही रहेंगे। इस तरह की तत्परता व्यवस्था के साथ साथ प्रशासक, बोर्ड के सदस्य, अधीक्षक, प्राध्यापक, अध्यापक, अन्य पेशेवर कर्मचारी वर्ग, विद्यार्थियों और माता-पिता में अधिक से अधिक संख्या में व्याप्त होनी चाहिए। अंत में, संघर्ष के रचनात्मक प्रतिक्रियाओं संबंधी जागरूकता को सामान्य जनता के बीच अधिक से अधिक फैलाने की आवश्यकता है। इसको प्राप्त करने का एक तरीका इस क्षेत्र में समाज के भीतर उच्च पदों पर स्थित प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये प्रयास एक नए प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया को उत्पन्न करने की उम्मीद दिखा सकते हैं और एक सरकार जो लोगों के स्वप्न, मुद्दों और संघर्षों को संबोधित करने में आदर, देखभाल और सामान्य बुद्धि का आदर्श प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ये लोग जो उच्च पदों पर यानी राजनीतिक पदों पर बैठे हैं, वे रणनीति और कौशलों का आदर्श स्थापित कर सकते हैं। 4 मई 2002 एजेंट को बदलना। दूसरे एजेंट को बदलकर संघर्ष समाधान को समझाने और उनकी भूमिका की दक्षता को विकसित करने में हम लोगों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं।
भूमिका की दक्षता को विकसित क्षेत्र से संबंधित तथ्यों की जागरूकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जो प्रायः संघर्ष के पेशेवरों के लिए अक्सर उस प्रणाली के अंतर्गत जिसमें वे काम करते हैं, उन्हें परिवर्तन एजेंट के रूप में कार्य करना पड़ता है। चाहे व्यावसायिक संबंध हो, एक परिवार, एक संगठन, एक समुदाय या एक राष्ट्र में हस्तक्षेप करना हो, यह क्रमबद्ध रूप में संघर्ष विश्लेषण के बारे में सोचने के लिए उपयोगी हैं। इसके दो निहितार्थ हैं, एक प्रायोगिक और एक राजनीतिक। प्रायोगिक विषय में हम क्या करते हैं कि इस समझ को विस्तृत करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। क्षेत्र में जो पहले काम किए जा चुके, जैसे कि परीक्षण, संघर्ष, विशेषकर विवादों को सबके सामने पटल पर लाना, जो भी हो, यहाँ समस्याओं की बढ़ती हुई मान्यता है जो कार्यान्वयन में होती हैं। दोनों यह सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं कि विवाद अपने समझौते या करार का प्रभावी ढंग से परिपालन कर सकते हैं और व्यापक व्यवस्था के अंदर प्रभावी एकाग्रता और अभ्यास का परिपालन संभव है। व्यक्तियों के बीच होने वाले मामले के विवाद के फलस्वरूप कार्यान्वयन की समस्याओं के कारण जो समझौते या अनुबंध के होने के बाद घटित होता है, अलग होने वाले समझौते के लिए असामान्य नहीं। संघर्ष विशेषज्ञ को भविष्य की समस्याओं को पहले से हल करने में प्रतिक्रिया तंत्र के निर्माण में विवादी की अधिक सहायता करने की आवश्यकता होती है, जिससे अगर कार्यान्वयन के साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो विवादी उसे सहयोग के द्वारा या सूची पत्र को उन्हें वापस करके हल करने का प्रयास करेगा। महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रणाली के अंतर्गत मध्यस्थता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में चुनौतियों द्वारा किए जा सकते हैं। संघर्ष विश्लेषण प्रणाली तथा प्रक्रिया और शर्तों को पहचानने जो सफल कार्यान्वयन को उत्कर्षता प्रदान करती हैं, उसके संबंध में व्यवस्था या प्रणाली में किसी तरह के अंतिम परिवर्तन की मान्यता के कार्यान्वयन की समस्याओं को बढ़ा रही है। प्रणाली में सहयोग और संघर्ष विश्लेषण की धारणा और अभ्यास से अक्सर परिवर्तन की प्रक्रिया से परिचित कराता है कि लोग समस्याओं को किस प्रकार से देखें और उस तक कैसे पहुंचे। इस तरह प्रणाली के मानदंडों और अभ्यासों में इस प्रकार के मौलिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि संघर्ष विशेषज्ञों के पास प्रेरित और मनाने, संगठित करने, एकत्रित करने संस्थागत परिवर्तन के लिए आवश्यक दक्षता हो। इन दक्षताओं के लिए संघर्ष विशेषज्ञों के अभ्यास में जो विशेष रूप से जटिल प्रणाली में काम करते हैं, पर्याप्त रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता है। परिवर्तन के संदर्भ में हमारे काम को परिभाषित करने के दूसरे निहितार्थ अपने काम के राजनीतिक परिणामों के बारे में जागरूकता के संघर्ष दृढ़ीकरण के स्तर से संबंधित हैं। कुछ मामलों में किसी भी प्रणाली के हिस्से में हस्तक्षेप पूरी प्रणाली को प्रभावित करता है। अगर एक संगठन में, एक विभाग में यह कैसे कार्य करता है, एक बड़े परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह पूरे संगठन पर एक प्रभाव हो सकता है। यह इसीलिए मध्यस्थ को राजनीतिक संदर्भ के विषय में सूचित किया जाना आवश्यक है जिसमें वह कार्य करता है, और यह जानते हैं कि मध्यस्थता का प्रणाली में मौजूद शक्ति के संतुलन पर संभावित प्रभाव हैं। 4 मई 2003 सांस्कृतिक विभिन्नता की महत्ता। तीसरा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है सांस्कृतिक विभिन्नता की महत्ता की बढ़ती हुई मान्यता को हम विनिर्मित संघर्ष समाधान के अभ्यास को विकसित करने के लिए और इस क्षेत्र में व्यापक या सार्वभौमिक वैध सिद्धांतों को विकसित करने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। अभ्यास के अनेक वैज्ञानिक सिद्धांत और आदर्श सार्वभौमिक सत्य के सराहनीय उद्देश्य हैं। सिद्धांत सामान्य रूप से कल्पना करते हैं कि सामान्य विचारों का सहयोग और प्रतिस्पर्धा, समानता के सिद्धांत, सामाजिक न्याय, जनसंचार, आत्मनियंत्रण, अनुकरण और इसी प्रकार काकाडू में मूल निवासी के साथ पार्क एवेन्यू में रहने वालों को गुफाओं और अंतरिक्ष में रहने वाले लोगों से संबंधित सिद्धांत को लागू करना चाहिए। जो भी हो, अधिकतर सिद्धांत किसी विशेष समाज में अपने विशिष्ट संस्कृति, लिंग भूमिका और अन्य लक्षणों के साथ विकसित हुए हैं। सिद्धांतकार अक्सर सिद्धांत और सामाजिक संदर्भ जिनमें यह लागू होता है,
से संबंधित मान्यताओं को स्पष्ट नहीं करते हैं। क्या संयुक्त राज्य विकसित सिद्धांत को यह निःसंदेह रूप से मानते हैं कि सामाजिक संदर्भ वह है जिसमें एक बाजार अर्थव्यवस्था और व्यक्तिपरक मूल्य दृढ़ता से बनाए रखते हैं? अगर हाँ, तो यह केवल सामाजिक संदर्भों में जिनमें यह विकसित होते हैं, उन पर लागू हो सकता। सामान्य रूप से संघर्ष समाधान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के लिए सामाजिक संदर्भ, जो अपने सिद्धांतों के कारण प्रासंगिक माना जाता है, उनके लिए स्पष्ट ज्ञान को विकसित करने की दृढ़ आवश्यकता है। भले ही एक सिद्धांत के बुनियादी विचारों की सामाजिक संदर्भ की विभिन्न किस्मों पर लागू किया जा रहा है, इसके विचारों के विशिष्ट परिपालन सामाजिक संदर्भ जिनमें वे लागू होते हैं, उनकी विशेषताओं पर सदैव निर्भर करते हैं। इस प्रकार सैद्धांतिक विचारों का प्रभावी कार्यान्वयन चाहे एक अभ्यासकर्ता सामाजिक संदर्भ में काम कर रहा है, जैसे अमेरिकी लोग, उन पर निर्भर करता है, जो व्यक्तिपरक हैं, उसके पास कम शक्ति की दूरियां हैं, दृढ़ता से कार्योन्मुख हैं, कम अनिश्चितता परिहार है और पुरुष और आधुनिक है, या सामाजिक संदर्भ में जो इन आयामों में से किसी एक आयाम पर काफी अलग है। सामान्य रूप में विद्वान और अभ्यासकर्ता इस चिंतन पर कई तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम यह महत्वपूर्ण है कि विद्वान और अभ्यासकर्ता दोनों अपने काम से संबंधित स्वयं के लिंग, संस्कृति और सामाजिक मानसिकता के प्रति सचेत हों। फिशर 1988। किमेल एक आयाम से समझने के ये इस क्षेत्र में आत्मनिरीक्षण के लिए एक उपयोगी आदर्श मंच उपलब्ध कराता है। हमारे स्वयं की प्रवृत्ति और कल्पना के सचेतता के कुछ कोण या स्तर हमारे सिद्धांत, आदर्श और अभ्यास इसी तरह की प्रवृत्तियों और उनको स्पष्ट करने के परीक्षण में हमारी सहायता कर सकते हैं। दूसरे, पिछले 2 दशकों में मनोवैज्ञानिक आयामों की खोजों और पहचान पर किए गए व्यापक कार्यों की मात्रा को मान्यता इसलिए नहीं मिली क्योंकि यहाँ लोग संस्कृति, नृजातीयता, धर्म और लिंग भेद विभेद की विविधताओं के कारण आपस में सहमति नहीं बना पाए थे। देखिए आफस्टेड 1980, कोलब एंड कूलिंग 1991, मर्कुस एंड किटायामा 1991, सेगाल, लोन्निर एंड बेरी 1998। संघर्ष विशेषज्ञ एक दूसरे की संस्कृति के आर पार कार्य करते हैं तथा उन्हें अपने आयामों के विषय में बताना होता है और संघर्ष की स्थितियों में लोगों पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेंगी इस संबंध में ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके क्या अर्थ और प्रभाव होंगे। तीसरे, विद्वानों और व्यावसायिकों को संघर्ष समाधान के तत्वों को बेहतर पद्धतियों के द्वारा अलग अलग करके बताने की आवश्यकता है, जो सार्वभौमिक हों, जो लोगों की संस्कृतियों के विपरीत हों या उन पर लागू होती हों। उदाहरण के लिए जैसे कि ड्यूटेस्क सुझाव देते हैं कि विशेष मूल्यों जैसे कि परस्पर और स्थिर स्थितियों के अहिंसा सार्वभौमिक रूप से घटित होती है, स्वैच्छिक तथा सहयोग के संबंधों का महत्व एवं रचनात्मक संघर्ष समाधान के मूल्यों से अवगत कराया जाना चाहिए। इनके बीच के संबंधों की सार्वभौमिक संस्कृति विपरीत मूल्यों और रचनात्मक संघर्ष समाधान के मूल्यों से अवगत कराया जाना चाहिए। इनके बीच के संबंधों की सार्वभौमिक संस्कृति विपरीत मूल्यों और रचनात्मक संघर्ष समाधान के विशेष कुछ निर्धारित सांस्कृतिक उपयोगिताओं को, जैसे कि समस्याओं से लोगों का अलगाव, जिसे मुक्त रूप से बताने की आवश्यकता है, या मुद्दों को समझने के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों को स्पष्ट रूप से बताने की अत्यंत आवश्यकता है, जैसे कि जहां पर संस्कृतियों, लिंग, वर्गों इत्यादि में विशेष प्रकार का विभेद हो बताने की आवश्यकता है। लेडराक 1995 ने प्रकाश में लाने संबंधी दृष्टिकोण का सुझाव दिया था कि जब संस्कृतियों के विभेद के अंतर्गत संघर्ष समाधान प्रशिक्षण दिया जाए उस समय इस दृष्टिकोण को लागू करना है। उनका तर्क है कि प्रशिक्षण के निर्धारण के दृष्टिकोणों को, जिसमें कि प्रशिक्षक एक विशेषज्ञ के रूप में हो और प्रतिबद्ध ज्ञान शिथिल लाभ प्राप्त करने वाले भागीदार हों और वे अनेक मॉडलों तथा कौशलों के संबंध में अनेक संस्कृतियों में प्रायः समुचित रूप से जानकारी नहीं रखते हैं।
लेडराक अपना समर्थन अथवा वकालत करते हुए कहते हैं कि एक ऐसा दृष्टिकोण हो जहां पर भागीदारों के संदर्भों में विशेषज्ञ हों। उनका कहना है कि प्रशिक्षक को प्रक्रिया और विषय की विशेषज्ञता के साथ बल देने और संयुक्त रूप से शिक्षित करने की क्षमता हो ताकि प्रशिक्षक और भागीदार एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से रचनात्मक संघर्ष समाधान का नया मॉडल तैयार कर सकें जो कि विशेष रूप से समाधानों और विषयकर सामाजिक संदर्भों की मर्यादाओं पर स्थिर हैं जिसमें भागीदार संबद्ध रहा हो। 4 मई 2004 संघर्ष समाधान के क्षेत्र में संघर्ष संघर्ष विश्लेषण के क्षेत्र में दिए गए अति संघर्ष अस्तित्व निर्धारित करें जैसे कि बौद्धिक विषय से अनुशासित के बीच, सिद्धांतकारों, शोधार्थियों और चिकित्सकों के बीच और व्यावसायिक कार्यक्रमों और अल्प स्रोतों के स्नातक अध्ययन के विद्यार्थियों के बीच, ग्राहक, ऋणी और अन्य इत्यादि क्षेत्र कैसे अपनी बात और आदर्श पर चलना सीखते हैं और कैसे संघर्ष रचनात्मक रूप से समाधान किया जा सकता है। विडंबना यह है कि संघर्ष समाधान का संकल्प क्षेत्र एक काफी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बन गया है। इन प्रतियोगिता और व्यक्ति, विषय, कार्यक्रम और संस्थानों के कार्यक्रमों के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में प्रगति के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उदाहरण स्वरूप, कुछ बौद्धिक विषय विषम परिप्रेक्ष्य के अक्सर संघर्ष तक पहुंच जाते हैं। दो पड़ोसी जनजातीय समूहों के बीच पानी के अधिकार पर एक विवाद को ले सकते हैं। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहले पार्टियों की विशेषताओं से पहले के संबंध, कार्यनीति एवं चाल जिसका विवाद में वे प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में उनसे संबंधित आवश्यकता और गतिशीलता से जुड़ता है। एक कानून का विद्वान इस क्षेत्र में काम करते हुए जो भी हो, पहले की संधियों या अनुबंधों भूमि अधिकार संबंधी पूर्ण दृष्टांतों की स्थिति से जुड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित विद्वान संदर्भगत और संरचनागत तथ्यों जैसे इस तरह के विवादों में शक्ति के संतुलन के रूप में या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्रोतों और विवादों के निहितार्थ की ओर उन्मुख हो सकता है। इसमें विज्ञान, व्यापार, इतिहास तथा अर्थशास्त्र से संबंधित विद्वान स्थिति के अन्य पहलू पर बल नहीं दे सकता है। एक स्तर पर ये अभिविन्यास शैक्षिक, प्रशिक्षण और कार्य अभिविन्यास के प्रकारों के कारण सामान्यतया बने हुए हैं। एक गहरे स्तर पर जो भी हो, अनुशासनात्मक विरोधाभासों के अंतर्गत कई वैचारिक और मूल्य संबंधी मतभेद हैं। अगर यह विश्वास किया जाता है कि संघर्ष एकात्मक वैचारिक ढांचे के भीतर मौजूद रहता है, जहां समाज, व्यक्ति और समाज के हितों में संपूर्णतया एकीकृत रूप में परिलक्षित होता है, जैसे जातिगत ढांचे का विरोध करता है, जहां समाज विरोधी वर्ग अपने हितों की तुलना में देखा जाता है, यह एक तरह की प्रतिक्रिया का प्रकार है और कुछ नहीं। इसी तरह एक संघर्ष करने का एक प्राथमिक अभिविन्यास चाहे प्रतिस्पर्धी हो या सहकारी कार्यनीति को चिन्हित करता है। इस तरह की और अन्य विविधताओं में संघर्ष को कैसे समझा जाता है और विशेष प्रकार के दृष्टिकोणों को कैसे माना जाता है, जब विद्वान और व्यावसायिक एक साथ काम करने का प्रयास करते हैं। इन दिनों कई महत्वपूर्ण संघर्षों के कारण जो समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहासों में दृढ़ता से जमी हुई हैं, का सामना करती हैं और सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक गतिशीलता के द्वारा भड़काई जाती हैं। इसके लिए बहुविषयक ढांचे की आवश्यकता है। संकल्प तथा विश्लेषण किसी एक विषय परिप्रेक्ष्य से पर्याप्त रूप से चलाया नहीं जा सकता है। इसके लिए बहुविषयक ढांचे की जरूरत है। लेकिन पारंपरिक लाभ व्यवस्थाओं और विषयों का अभिविन्यास इस तरह की पहुंच की संभावना को कम करता है। प्राचीन अनुशासनिक मानदंडों और तरीके को बहुविषयक के साथ संयोजित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यद्यपि एक आवश्यक कदम यह है कि अगर संघर्ष समाधान का क्षेत्र संसार की सबसे अधिक परेशान करने वाली समस्याओं के लिए कुछ प्रभावी समाधान की पेशकश करता है, तो यह महत्वपूर्ण है। दूसरे, सिद्धांत तथा व्यवहार के बीच पर्याप्त संघर्ष समाधान के क्षेत्र में एक बढ़ती चिंता का विषय है।
संघर्ष समाधान के कई व्यावसायिकों ने सिद्धांतकारों और शोधकर्ताओं के योगदान को खारिज किया है, विशेषकर तब जब शोध उनके विचारों और पद्धतियों को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। उसी समय पर विद्वान अक्सर उनके सिद्धांत के विकास में अत्यधिक कुशल व्यावसायिकों की विशेषज्ञता का उपयोग करने में असफल हो जाते हैं, और शोधार्थी के उद्देश्य अक्सर इन बातों में ध्यान देने में असफल हो जाते हैं कि व्यावसायिक तथा निर्माता क्या जानना चाहते हैं। वास्तव में 18वां सर्वेक्षण वर्तमान समय में किया गया मूल्यांकन अधिकतर विश्वविद्यालय आधारित हेवलेट के सिद्धांत के केंद्र में निहित है, जिसमें यह पाया है कि अधिकतर सर्वेक्षण में व्यावसायिकों के काम के द्वारा उत्पन्न महत्वपूर्ण योगदान से काफी हद तक अप्रभावित रहा है। एक ही समय में इन केंद्रों पर किए गए पर्याप्त शोध में यह पाया गया कि अभ्यास वास्तविकताओं और बाधाओं से दूर हो सकते हैं। पिछले क्षेत्र का विकास करने वाले विद्वानों और व्यावसायिकों के बीच प्रभावी सहयोग का पूर्ण अभाव विद्वानों और व्यावसायिकों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण हानि है। हम क्या व्यवहार कहते हैं और क्या उपदेश देते हैं, उसका अभ्यास करना चाहिए और अभिविन्यासों, संगठनों और अनुशासनों के परे जाकर सिद्धांत और व्यवहार पर एक साथ काम करना सीखना चाहिए। हमारे क्षेत्र की विविधता में बहुत शक्ति है, लेकिन वहाँ एक एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। विभिन्न वैचारिक मूल्य, अनुशासनात्मक सिद्धांत और व्यवहार संघर्ष क्षेत्र की खोज में बहस की एक श्रृंखला को जोड़कर इस कार्य को करने की आवश्यकता है, जो एक साथ काम करने के क्षेत्र और योग्यता को प्रभावित करती है। प्रारंभिक रूप से इस तरह की पहल सहयोगी, बहुविषयक अनुदान और अभ्यास के लिए आवश्यक पुल का निर्माण करने में सहायता कर सकती है। 4 मई 2005 सीखने का ज्ञान प्राप्त करना। हमको पद्धतियों और अभ्यास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? संघर्ष समाधान के क्षेत्र की समीक्षा विस्तृत करने न कि गहराई में जाने के लिए की जानी चाहिए। विषय, चाहे वह उस क्षेत्र के दोनों ध्वनि सैद्धांतिकी विचार और क्रमबद्ध अध्ययन पर आधारित हो, काम करता है और इस ढंग से परीक्षण करता हो जो क्षेत्र की वृद्धि की आज्ञा देता है। संघर्ष समाधान का अभ्यास मूल्यांकित नहीं है या बुरी तरह मूल्यांकित है। यह स्थितियों को सीखने और समझने के लिए करने वाला अवसर है, जिनकी निश्चित युक्ति और कार्यनीति अधिक या कम प्रभावी हैं, और क्या प्रभावी हैं उस पर आधारित होती है, और जो नहीं है उसको छोड़ देती है। संघर्ष समाधान का क्रमबद्ध मूल्यांकन मध्यस्थता के आरंभ में परिकल्पना और परिपालन की आवश्यकता का अभ्यास करता है, न कि विचारों के बाद। इसके अतिरिक्त लंबे समय की अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यों एवं मध्यस्थ कार्यक्रमों के प्रभावों के निरीक्षण में लाभदायक हो सकते हैं। 4 मई 2006 नवीकरण को प्रोत्साहित करना। विनिर्मित संघर्ष समाधान के विचार और अभ्यास में क्रियात्मक नवीकरण हम कैसे कर सकते हैं? बीटे रियर्डन, एक प्रसिद्ध शांति शिक्षक, ने कहा है कि शांति को प्राप्त करने की असफलता विचारों की असफलता के सार में छिपी है। हम सदैव क्या करते हैं, इसके अध्ययन में यह आवश्यक है कि हम नए तरीकों और संघर्षों के बारे में सोचने की पद्धतियों को, जो हमारे वर्तमान में हमारी पहुंच के बाहर है, उनको विकसित करना चाहिए। संघर्षों के स्वभाव के विषय में, जैसे कि हम परिवर्तन का सामना करते हैं जिससे हमारी सोच और हमारी कार्यनीति का विश्लेषण हो सके। यह सदैव नवीन विचारों या दृष्टिकोणों को अपनाने की आवश्यकता पर बल देता है। संघर्षों से संबंधित हमारी तत्कालीन समझ पर सतत दृष्टि डालनी चाहिए, और संघर्ष समाधान सिर्फ एक शुरुआत है। पहले कुछ कदम को बढ़ाने का अर्थ है मानव संघर्ष के प्रभाव को सुधारने और बढ़ाने के एक अच्छे तरीके को खोजने का है। 4.6 सारांश। संघर्ष समाधान मूल्यांकन संघर्षों को समाप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों और संघर्ष की सक्रियता को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संघर्ष मूल्यांकन संदर्भों और संघर्षों को उत्पन्न करने वाली स्थितियों के प्रशिक्षण की मांग करता है।
उन तथ्यों के परीक्षण के अभाव में जो मूल्यांकन को नियंत्रित करती हैं, वह प्रभावी नहीं हो सकती है। अधिक कठिन सामाजिक और अन्य संघर्षों जिनका आज हम सामना करते हैं, उनको समाप्त करने के लिए लंबे समय तक प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार अवसर, क्षमता या अभियोग्यता और संकल्प संघर्ष मूल्यांकन में सहायता देने वाले केंद्रीय तत्व हैं। यह इकाई उन चुनौतियों को निर्दिष्ट करती है जो उन क्षेत्रों का सामना करती हैं और अलग-अलग पृष्ठभूमि के होने पर भी कैसे उन पर विजय प्राप्त की जाती है। यह व्याख्या संघर्ष विश्लेषण की प्रक्रिया को लचीली और एक महान उपलब्धि प्राप्त करने के योग्य बनाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।